Hello everyone, how are you? Sorry for the last video problem. कुछ हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, पहले हम वो वाला कंप्लीट करते हैं. ओके, सो वी आर ऑन द टॉपिक कि अगर मेटल एसिड्स के साथ में रिएक्शन करती है देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. देखो, जब भी कोई मेटल हमारी एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो मेटल सॉल्ट मिलते हैं हमें, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है. ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम अगर HCl के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो इट विल प्रोड्यूस MgCl2 सॉल्ट. ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी. उसके अलावा अगर आपको पोटाशियम करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो सेम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है. अब एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हम HCl H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है. लेकिन अगर हम इनकी रिप्लेस करके नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, देन सॉल्ट के साथ में क्या निकलेगा, वाटर एलिमिनेट होता है. दिस इज एक्सेप्शन इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड ओनली. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है. व्हाट इज दैट? देखो, अगर मेटल हमारी सिर्फ मैग्नीशियम है तो क्या होगा, अगर उसको नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारी H2 ही निकलता है. ठीक है, तो ये HNO3 किस केस में, मैग्नीशियम के केसेस में पॉसिबल होता है कि तब हमारी हाइड्रोजन ही एलिमिनेट होती है. अंडरस्टैंड? तो रिएक्शंस आपको थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेंगी, अगर समझ आ जाते हैं तो वेरी गुड. नेक्स्ट है एम्फोटेरिक. देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल क्या होते हैं. एम्फोटेरिक एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, अगर हमने एसिड को डाला है तो जो हमारी मेटल होगी या जो सॉल्ट होगा वो बिहेव करेगा एज ए बेस. ठीक है, अगर हमने बेस को डाला है तो वो बिहेव करेगा एज एन एसिड. अंडरस्टैंड? तो सेम चीज़ होती है. अगर हमने मान लीजिए HCl लिया है, ठीक है, HCl क्या होता है, एसिड, तो उस टाइम पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह से बिहेव करेगा, एज एन बेस. ठीक है, और जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लेकिन हम HCl की जगह पे अगर हम बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट, लेकिन वाटर भी एलिमिनेट होगा. लेकिन इस टाइम पे ये बिहेव कैसे करेगा, एज एन एसिड की तरह बिहेव करेगा. तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मीन्स आप अगर बेस ले रहे हो, उसके अंदर बेस डाल रहे हो तो इट विल बिहेव एज एन एसिड, और अगर आप एसिड ले रहे हैं तो इट विल बिहेव एज एन बेस. अंडरस्टैंड? तो दिस प्रॉपर्टी इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. ओके क्लास, नाउ वी विल रीड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि अलग अलग केमिकल के साथ में नॉन मेटल कैसे बिहेव करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में कैसे बिहेव करते हैं. जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो क्या बना लेता है, अपने ऑक्साइड्स फॉर्म कर देता है. जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, सल्फर हमारा ऑक्सीजन के साथ मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई. ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी नॉन मेटल्स हैं. उसके बाद में जब भी ऑक्सीजन के साथ निकलता है तो हमेशा याद रखना, जनरली नॉन मेटल जो होती हैं वो हमेशा एसिडिक बिहेवियर शो करती है. इधर एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा. ठीक है, बेसिक नहीं होती है. उसके बाद में जो नॉन मेटल्स होती हैं अगर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करती है, अपने हाइड्राइड्स फॉर्म कर देते हैं. नॉन मेटल हाइड्राइड्स हमें मिलते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन के साथ में जब सल्फर को रिएक्शन की गई तो हमें क्या बन गया, सल्फर हाइड्राइड्स मिल गए. ठीक है, उसके बाद में अगर हमारी नॉन मेटल्स है वो पानी के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं वो देखेंगे. जनरली जो पानी के साथ में नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करती हैं, इसीलिए बहुत सारी नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करें. क्योंकि रिएक्शन पानी के साथ तो होती नहीं है, लेकिन जो जनरल आपकी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करती हैं. इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, उनको वाटर में डिप करके रखते हैं. अंडरस्टैंड? तो ये जब सल्फर हमें मिली तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर ली तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. अगर वो पानी के साथ में रिएक्शन कर रही है तो हमारा क्या बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये कब रिएक्शन किया. लेकिन जो ज़्यादातर जो आपकी जितनी भी मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं जैसे फास्फोरस होगी, ये जनरली इनको पानी में ही डिप करके रखा जाता है.
ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड क्या होती है, आग पकड़ लेती है, जैसे हमने उसमें एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो गया तो इसीलिए हम उसको पानी में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करती है। कोई भी नॉन मेटल ऐसी है ही नहीं जो एसिड्स के साथ में रिएक्शन कर जाए, ठीक है। बेस के साथ कैसे रिएक्शन करती है, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगी और बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म कर देती है, जो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद में है नॉन मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे बिहेव करती है। देखो जैसे हमने मेटल में पढ़ा था वैसे ही नॉन मेटल भी सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मोर जो रिएक्टिव नॉन मेटल होगी वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, अपने रास्ते से हटा देगी। जैसे कि हमने क्या लिया, NaBr लिया और उसको अगर क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन को जब हम NaBr के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ में, तो आप देखोगे NaCl फॉर्म हो रहा है, साथ में ब्रोमीन निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुई ना आपकी, ब्रोमीन क्या होगी, शिफ्ट हो गया, अलग से निकल गया और क्लोरीन उसकी जगह ले ली, तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में ऑलमोस्ट आपकी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की वो कंप्लीट हो रही है। अब हम पढ़ते हैं कुछ यूजेस, नॉन मेटल्स के यूजेस, और उसके अलावा जो नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है इन द एटमॉस्फेयर। देखो कार्बन की दो फॉर्मेशंस ऑलोट्रॉप हम पढ़ेंगे, पहला है ग्रेफाइट एंड द सेकेंड इज डायमंड, ठीक है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। ऑलोट्रॉप ऑफ आयरन अगर आपसे पूछा जाता है Fe के ऑलोट्रॉप, तो वो क्या होते हैं, फेराइट एंड ऑस्टेनाइट, ठीक है। ये दोनों इसके क्या है, ऑलोट्रॉप है। कार्बन जो आपका कार्बन और आयरन है इन दोनों रूपों में पाया जाता है अलग अलग। अब आते हैं यूजेस, नॉन मेटल के यूजेस क्या क्या होते हैं। देखो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलती है, तो नाइट्रोजन क्या है हमारी नॉन मेटल, फर्टिलाइजर में यूज़ हुआ। सेकेंड यूज़ क्या हो गया, पेंसिल से तो सब लिखते हैं ना, तो पेंसिल के अंदर भी क्या होता है आपका नॉन मेटल पाया जाता है, ग्रेफाइट होता है, रोड्स बनती है ग्रेफाइट की आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर यूज़ की जाती है। उसके अलावा वाटर के अंदर, वाटर क्लियरेंस के अंदर क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना। फ्यूल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके यूजेस हैं नॉन मेटल्स के, जो आपसे बाई चांस पूछे जा सकते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, अगर आपके थोड़े बहुत जो पोज हो रहा है वो आपके इसलिए हो रहा है ताकि आप वीडियो को पोज आपको ज़रूरत ना पड़े करने की और आप एज इट इज़ नोट्स प्रिपेयर कर सकें, अंडरस्टैंड। तो नाउ हम पढ़ते हैं, अभी आपका मेटल्स हो चुका, नॉन मेटल्स हो चुका, आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि मेटल कहाँ से आई, नॉन मेटल्स कहाँ से आई, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि हमें मेटल्स कैसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स है वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक्स हैं वो पता कर लेते हैं पहले। देखो मेटलर्जी क्या होती है, हमें ये सबको पता है कि मेटल्स कहाँ से मिलती हैं, ज़मीन को खोदो, ज़मीन के नीचे बहुत सारी मेटल्स होती हैं, हम उन मेटल्स को ले लेते हैं ईदर इन ए प्योर फॉर्म और इन इम्प्योर फॉर्म। तो ये सब क्या होती है, हम ये उसको निकाल रहे हैं ज़मीन से, उसके बाद उसको क्लीन कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं और मेटल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टडी है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मेटल इज नॉन एज मेटलर्जी, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटलर्जी बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं मिनरल्स के अंदर। देखो एलिमेंट और कंपाउंड अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर क्या होती है हमारी मेटल्स या कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, क्योंकि वो बहुत सारी इम्प्योरिटी भी कैरी कर सकती है ना। तो वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड हमारे नेचुरली वे से क्या होते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज बोलते हैं उनको, ठीक है। अब आते हैं ओर्स के ऊपर। अब हमें पता है कि इतनी सारी मेटल्स हमें मिल गई मान लीजिए, तो हमें उनको क्या चाहिए, पैसे कमाने हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मेटल को बाहर निकालना पड़ेगा और उससे क्या करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे ना। तो इसीलिए उन मिनरल्स को जिनसे हम प्रॉफिट के लिए क्लीन करते हैं, रिफाइन करते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है। सब में से तो नहीं कर सकते, तो हमें जिस मेटल में प्रॉफिट ज़्यादा लगता है हम उसी मिनरल्स को अपनी चॉइस कर लेते हैं और उसको हम क्या नाम देते हैं, पोर का नाम देते हैं। नेक्स्ट होते हैं गैंग, ठीक है। अब गैंग है वो वाली गैंग मत समझना अपने दोस्तों को,
देखो गैंग क्या होती है, जिन ओर से हम फायदा कमा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, उसके बाद उसको क्लीन भी तो करेंगे, साफ भी तो करेंगे। और साफ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उसकी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, है ना। तो हम जो इम्प्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं हम किस प्रोसेस से मेटल को क्या करते हैं, साफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पोर्स को उठाते हैं जिनको हमें क्लीन करना है। ठीक है, तो हमने इन ओर को निकाला, मिनरल्स निकाले, उनमें से जो हमें चाहिए उन ओर को पिक कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करेंगे। अभी आप वही पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ही पढ़ेंगे। तो बहुत सारी प्रोसेस करेंगे, पहले उसको हल्का फुल्का साफ करेंगे। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेट के थ्रू हम जो आयरन के पीसेस है उनको क्लीन कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आएगा। जब मेटल हमें एक्सट्रैक्ट हो गई, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं मेटल को। दिस इज अ प्रोसेस। ठीक है, जब हम मेटल को निकाल रहे होते हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी के बिहाफ पे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके नोट्स बनाइए। ओके, नाउ अब हम करेंगे कि कैसे प्रोसेस की जाती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी के बिहाफ पे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर सबसे पहले हमने ओर सेलेक्ट किया, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि मेटल किस तरह की रिएक्टिविटी को कैरी कर रही है। वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल है, या लो रिएक्टिव है, या फिर मीडियम में आते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पहले करा चुकी हूँ। ठीक है, अब पहले हम हाई रिएक्टिव करेंगे। ठीक है, आप लोगों के आगे बीच में बेटा इन दोनों की प्रोसेस में सेम है, इसीलिए मैंने थोड़ा यूटिलाइज किया बोर्ड को। इसीलिए मैंने एक तरफ में दोनों को ले लिया, साइड में हमने मीडियम रिएक्टिविटी को लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हाई रिएक्टिव में। हाई रिएक्टिविटी क्या होती है, देखो हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं या लो रिएक्टिव मेटल्स होती है, एग्जांपल्स देख लीजिए आप। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगी, जैसे कि सोडियम हो गया आपका, ठीक है, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इस तरीके की जो मेटल्स होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में अपर में आती है। लो रिएक्टिव में क्या होंगी, जो डाउन में आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि Hg, मर्करी हो गया, आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी में आएंगे। मीडियम रिएक्टिविटी में क्या आएंगे, जिंक आ गया, आयरन आ गया, तो ये सब क्या होती है, मीडियम की रिएक्टिविटी सीरीज में आती है। ओके, तो सबसे पहले हाई रिएक्टिविटी का देखिए। हाई रिएक्टिविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होगी, हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे ऑफ क्लोराइड्स, क्योंकि जनरली इनके हाई रिएक्टिव में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो उनके पास बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। तो इतनी सारी इम्प्योरिटी को क्लीन करने के लिए हमें क्या, जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो भी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कॉपर ले लिया। ठीक है, आप सोडियम भी ले सकते हो, दोनों के अंदर आएगा ना, लो रिएक्टिव में भी हाई में। तो लो रिएक्टिव में कॉपर होता है और इधर क्या है, रिएक्टिव में सोडियम होता है। ठीक है, हमने मान लिया हमने कॉपर ले लिया, तो कॉपर के लिए क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम पहले एक एपरेटस लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए। उसमें क्या करेंगे, हम एक रोड लेते हैं एनोड की और एक लेते हैं कैथोड की। ठीक है, साथ में उसको इलेक्ट्रिसिटी से हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए एनोड पे क्या होगा, हमने ले लिया इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड है। ठीक है, कैथोड पे हमने क्या ले लिया, प्योर कॉपर ले लिया, जो हमें चढ़ाना है, जो हमें चाहिए। ठीक है, इम्प्योर से हमें गेन करना है। अब देखिए जो सोल्यूशन होता है वो किसका ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट ले लिया। अगर सोडियम के केस में लोगे तो आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हो पानी में ऐड करके। ठीक है, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए क्या क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एक आयनिक सोल्यूशन चाहिए होता है, ताकि हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को, अगर जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होता है। सब बच्चों को पता है ये। अब देखिए एनोड क्या करेगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो फ्लो होना शुरू करेंगे।
ठीक है। अब एनोड से इम्प्योर कॉपर क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा, कहाँ चला जाएगा, प्योर की तरफ, ठीक है, प्योर पे जाके डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। और हमारे जो एनोड मड क्या होता है, जिसमें एनोड गैदर होता है, ठीक है, एनोड सॉरी मतलब जो एनोड पे इम्प्योर कॉपर है, वो इम्प्योर कॉपर क्या करेगा, निकलना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ डिपॉजिट होना शुरू कर देंगी, ठीक है, समझ आ गया। देखो एनोड जो इम्प्योर है कॉपर, वो क्या होगा, निकलना शुरू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर होगा वो धीरे धीरे इधर की तरफ फ्लो होना शुरू कर देगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। उस इम्प्योरिटीज के जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनोड मड, अंडरस्टैंड। अब रिएक्शंस क्या हो रही है वो देखिए, देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास कॉपर था उसने वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके साथ में ऐड होंगे, इसको क्या बना देंगे, कॉपर मेटल बना देंगे प्योर। अब एनोड पे क्या हो रहा है, सेम चीज, एनोड पे हमारी क्या थी, ये था ना, अभी इम्प्योर कॉपर जा रहा था, एक तो कॉपर क्या हो रहा है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ फ्लो करवा रहे हैं, तो ये हमारी 2 रिएक्शंस होंगी, समझ आ गया। यही वाली देखो, यही जो यहाँ पे हमारा एनोड पे निकल रहा है, यही हमारा क्या हो रहा है, प्योर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी सीरीज की जो मेटल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। जैसे कि मैं एक बार इसको क्लीन कर रही हूँ, अब देखिए सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या होता है, उनको हीट किया जाता है, ठीक है, खुद से वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, खुद से रिड्यूस क्या होगी, पहले हम लो रिएक्टिविटी की सीरीज को, मतलब वो कम रिएक्टिव है, उनके पास कम इम्प्योरिटीज ऐड है, तो कम इम्प्योरिटीज ऐड है तो हम क्या करेंगे, कम है तो फटाफट हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, उनको सेल्फ रिड्यूस करेंगे। सेल्फ रिड्यूस में क्या करते हैं, जैसे कि मरकरी ले लिया हमने Hg, ठीक है, HgSc इसको बोला जाता है साइना बार, ठीक है, जब साइना बार लिख देती हूँ मैं, HgS मरकरी होता है ये, जब इसको हीट किया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन भी हो गया आपकी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे जब इसको हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, Hg और ऑक्साइड्स मिलेंगे मरकरी के, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपका SO2, बैलेंस कर लेना, ठीक है, SO2 मिल गया। अब जो HgO है, ऑक्साइड्स बचे हैं इसमें, तो ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, और हीट करेंगे, हमने हीट दिया तो क्या बन जाएगा, ये Hg बन जाएगा आपका, और साथ में क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो हमने क्या किया, इसको सेल्फ रिड्यूस किया है, ठीक है। अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी पे। देखो मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होगा, अब मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो मीडियम रिएक्टिविटी की जो मेटल्स होती हैं वो जनरली आपकी 2 ओर्स के साथ में मिलते हैं, या तो कार्बोनेट मिलेंगे उसमें, या सल्फाइड्स मिलेंगे। अगर हम कार्बोनेट ओर्स मिल रहे हैं और कार्बोनेट को हटा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन। देखो याद करने का तरीका है, Ca कार्बोनेट और Ca कैल्शियम, है ना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सल्फाइड के लिए क्या प्रोसेस यूज करते हैं, हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब देखो जो कैल्सिनेशन होती है, हम करते क्या है इसमें, मीडियम रिएक्टिविटी में हम जिस भी इम्प्योरिटी के साथ में जो मीडियम रिएक्टिविटी के ओर्स को उठाएंगे, उनके बाद में अगर उनको हम ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर ऑक्सीजन के साथ में, जब लो रिएक्टिविटी में देखा तो जो ऑक्सीजन के साथ में होता है उसको हम फर्दर हीट करते हैं या कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्योर मेटल मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या कार्बोनेट के हैं या सल्फाइड के हैं, उनको किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड्स में चेंज करेंगे, देन वी विल गेट द मेटल फ्रॉम इट, रिफाइनिंग बोलेंगे उसको। ये प्रोसेस समझ आ गई। अब देखिए कार्बोनेट और कैल्सिनेशन प्रोसेस है, कैसे, मान लेते हैं जिंक जो है हमारी मीडियम रिएक्टिविटी में, वो कार्बोनेट और के साथ में प्रेजेंट है, ZnCO3, ठीक है, हमने उसको हीट किया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है उसमें हीट लिमिट में दी जाती है, लेकिन जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है उसमें हीट बहुत ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हीट दिया तो किस में चेंज हो गया, ये ZnO किस में क्या निकल गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अगर हम सल्फाइड के और ले रहे हैं, हमने मान लो जिंक के साथ सल्फाइड है, ठीक है,
जिंक सल्फाइड है तो हमने ऑक्सीजन दी, ZnO में चेंज हुआ, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब जो ZnO, देखो दोनों में ऑक्साइड्स मिले हैं हमें, इन ऑक्साइड्स को क्या करेंगे हम, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल में यहाँ पहुँच गए हम। उसके बाद में अब कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट कोक, कार्बन का ग्रुप, उसमें हम क्या करेंगे, कोक के साथ में रिड्यूस करेंगे इस मेटल को, तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन यहाँ पे, जिसने क्या किया, ZnO को रिड्यूस कर दिया और क्या मिल गया हमें, Zn मिल गया। तो ये क्या है, प्योर है ना। तो इसी को बोलते हैं मीडियम रिएक्टिविटी में रिफाइनिंग, मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको रिफाइन किया जाता है बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, आप इनके नोट्स बना लीजिए। ओके, नाउ हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चल पड़े हैं और कितना सारा कर लिया, सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी हम करेंगे अलॉय के बारे में। जब भी आप स्टडी करते हो तो ऐसे हल्का फुल्का स्माइल हो जानी चाहिए, तो इससे हमारी क्या होता है, ब्लड जो होता है सर्कुलेशन बॉडी में चलता रहता है। तो अलॉय के बारे में बात करते हैं। देखो अलॉय क्या होता है, जब हम एक मेटल को किसी दूसरी मेटल्स के साथ में या कोई नॉन मेटल्स के साथ में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, अलॉय फॉर्म होते हैं हमारे। ये हम क्यों करते हैं, ये अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलॉय प्रोसेस देख लीजिए। देखो ये कुछ अलॉयज हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक जब दोनों को मिक्सचर बना दिया जाता है तो उस अलॉय को ब्रास कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज, कॉपर को टिन के साथ अगर ज्वाइन कर दिया जाता है दोनों को तो क्या बनता है, हमारा ब्रॉन्ज बनता है। सोल्डर, जिससे सोल्डरिंग करते हैं। लेड को हम वापस से टिन में जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्डर बन जाता है। अमलगम, अमलगम क्या होता है, मर्करी का किसी दूसरी मेटल्स के साथ में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको एमलगम बोला जाता है। आगे है स्टेनलेस स्टील, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो बर्तन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या बना रखा, हमने स्टेनलेस स्टील बनाया। किसका मिक्सचर होता है, अलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम का। ठीक है, अब आते हैं अलॉय ऑफ गोल्ड। प्योर गोल्ड हम यूज़ नहीं करते, तो जनरली हम उसमें थोड़ी मिक्सिंग करते हैं। वो किस चीज़ की जाती है, या तो सिल्वर की या फिर कॉपर मेटल की, तो इसको बोला जाता है अलॉय ऑफ गोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये अलॉइंग होती है प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरोजन सबसे मेन जो बात होती है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन हमारी मेटल खराब हो जाती है, किस वजह से, या तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की वजह से, या हवा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर कोई केमिकल्स की वजह से वो मेटल अपना लुक डिग्रेड कर देती है। ठीक है, खराब हो जाती है, तो इसको बोला जाता है कोरोजन। जनरली रस्टिंग की बात करते हैं हम, रस्टिंग और कोरोजन एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रस्टिंग जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ आयरन के केस में मानते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आयरन लिया, लोहा आपने थोड़े दिन के लिए बाहर छोड़ दिया, आप देखोगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से और बारिश पानी की वजह से वो क्या हो जाती है, अपनी क्या करती है, अपनी शाइन, या फिर लोहा जो होता है वो क्या होता है, खराब होना शुरू कर देता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो ये उसकी रिएक्शन है। ठीक है, इस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग जब भी बात आएगी तो उसको कोरोजन मत समझना, रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये सिर्फ हम आयरन के केस में जब आयरन खराब हो जाता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है अगर कॉपर में कोरोजन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कॉपर है, पानी मिल गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई तो कॉपर कैसा हो गया, ग्रीनिश कलर का हो जाता है, हल्का ग्रीन। तो ये उसकी रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कि कॉपर ने अपना लुक खत्म कर लिया, तो दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर आप चांदी बहुत अच्छी लगती है, शुरू शुरू में नहीं लो, लेकिन बाद में वो क्या होती है, ब्लैकिश कलर की हो जाती है। तो क्यों होती है वो, क्योंकि सिल्वर क्या करती है, H2S के साथ में रिएक्शन करती है और जिसकी वजह से Ag2S की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन मेथड्स क्या यूज़ करते हैं कोरोजन के लिए, भाई इतनी बड़ी मुसीबत है हमारे पास तो उसके कुछ रोकथाम भी तो होनी चाहिए। तो प्रिवेंशन मेथड यूज़ किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर मेटल्स। क्या करेंगे, सबको पता है, पेंट कर देंगे, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं, अलॉय फॉर्म कर सकते हैं, उनकी किसी दूसरी मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करा देंगे, जिससे वो क्या होगी, वो मेटल अपनी बच जाएगी। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज ऑल्सो इट्स सेम थिंग, कि गैल्वेनाइजेशन में भी हम एक मेटल के ऊपर दूसरे की लेयर चढ़ा देते हैं
ताकि जो बेस मेटल होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे चांदी की चम्मच हम देखते हैं, है ना, तो चांदी के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन ये प्रोसेस कब पॉसिबल होती है? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज जस्ट सेम थिंग एज इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करती है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं मोर रिएक्टिव के ऊपर, जिसकी वजह से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या करेगी? एटमॉस्फेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। मैंने आपको एक ब्रीफ समरी आपको बहुत अच्छे से दे दी है। अब आप इसको याद कीजिए, समझिए, और अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप फर्दर वीडियोस हमारी मिलती रहें, और इसको दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसी वीडियो से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।